नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में आपका स्वागत है। और हमने वो कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था, वनस्पति तक हम लोग कर चुके थे इससे पहले। और आज हम शुरू करेंगे मृदा, इनकी सॉइल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? उच्चावच, वनस्पति, जलवायु या समय? तो इसका आंसर हो जाएगा चारों के चारों मृदा निर्माण के कारक हैं एक तरह से। ठीक है ना, चारों के चारों। मैंने आपको बोला था कि इससे पहले आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना चैप्टर से पहले। इससे क्या होता है ना, आपकी चैप्टर पढ़ के तो समझ बनी गई है अच्छे से, जब आप इसके एमसीक्यू करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कि मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं उच्चावच, जलवायु, समय, जनक सामग्री की चट्टानें और वनस्पति तथा अन्य जैव रूप। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी एक पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मृदा के घटक हैं? घटक बताने हैं आपको, कौन से मृदा के घटक हैं? खनिज, ह्यूमस, जल या वायु? इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे ये सही हैं, उपयुक्त सभी। पढ़ लेते हैं। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जल, वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वानस्पतिक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदाओं में ये घटक कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं, जबकि कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की विभिन्न परतों के संबंध में आपको बताना है कि ये इनमें से कौन से सत्य बताना है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, सत्य बताना है। पहला है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग सबसे ऊपरी परत क संस्तर में होता है। दूसरा है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सबसे नीचे की परत सबसे पहले बनती है। ठीक है, बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसमें दोनों सही है। ये पढ़ा होगा आपने, मृदा के जो विभिन्न स्तर होते हैं इस प्रकार के, है ना, ऐसे करके। और सबसे ऊपर की जो परत होती है वो का होती है, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। ये नीचे की परत होती है ना, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। यदि हम भूमि पर गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। क संस्तर सबसे ऊपर होती है, जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य होती है। जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व, जल से संयोग होता है, जो पहला वाला स्तर होता है। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, जो ये वाला होता है वो वाला। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ख संस्तर। ख संस्तर क संस्तर तथा ग के बीच में होता है। ठीक है, जिसे खंड नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। और ग संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था में होती है, अर्थात इस परत का निर्माण पहले होता है। जो ग होती है ना, उसका निर्माण पहले होता है, अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। परतों की इसी व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। याद रखना, इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका। ये जो परत होती है ना, वो सबसे पहले बनती है और इसी से फिर ये दोनों बनती है। ठीक है, चलिए, इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान कहते हैं, यानी कि आधारी चट्टान कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है, मतलब कौन सा प्रकार है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट या शुष्क मृदा? सबको पता होगा ये जलोढ़ मृदा होती है, सबसे उपजाऊ जलोढ़ मृदा, जो कि गंगा का ये जो पूरा मैदान है ना, मैदान में, गंगा के मैदान में पाई जाती है। गंगा के मैदान में नदियों ने जो बनाया हुआ है ना मैदान, उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है और सबसे उपजाऊ होती है। सबको पता होगा कि यूपी में सबसे ज़्यादा फसल उगती है, लगभग गेहूँ, चावल वगैरह, है ना, लगभग सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैदान है, यहाँ से सब्जियाँ वगैरह भी उगती हैं यूपी में। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र यूपी का जो है वो मैदान है, और उसी में जलोढ़ मृदा होती है जो सबसे उपजाऊ होती है कृषि के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं इसको। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। यह सबसे उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान या नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। इसे कछारी मृदा या कांप मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कछारी मृदा या कांप मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ये जब मैं ऊपर आपको पढ़ा रही थी मैदान जो होता है वो 4 भागों में बांटते हैं उसको, है ना, ऐसे करके मान लो, यूं करके मान लो, ऐसे ये मान लो मैदान है, इसको 4।
सबसे ऊपर ये नदी जा रही है ना, ये ऊपर जो है आपकी नदियाँ हैं, है ना, एक मिनट, हाँ हाँ, ये नदी हो गई और ये मैदान हो गया एक तरह से। सबसे ऊपर हो जाता था यहाँ पे मैंने आपको बताया था भाबर, फिर आ जाएगा नीचे तराई, और फिर आता था बांगर, और फिर आता था खादर। मैंने आपको बताया था कि खादर नई बाढ़ से लाई गई मिट्टी उसका मैदान होता है, बांगर पुरानी वाली जलोढ़, पुरानी बाढ़ से बना हुआ मैदान, और तराई जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ पे जो नदियाँ लुप्त हो गई थी ना भाबर वाले मैदान में वो आ जाती हैं, तो ये दलदली क्षेत्र हो जाता है। तराई में ऊपर जाती है नदियाँ, और भाबर में क्या होता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, पत्थर बड़े बड़े पत्थर कम, क्यों, क्योंकि नदियाँ जो होती हैं ना पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है अपने साथ, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो इसमें आपको क्या बताना था, सत्य बताना था। तीनों के तीनों सही हैं इसका आंसर, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी पोटाश मात्रा की सबसे अधिक पाई जाती है जलोढ़ में, और ये भी बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती है ना। ये मृदाएं गुजरात के मैदान तक फैली हुई हैं। सामान्यतः इनमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। किसमें, जलोढ़ में। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से इस मृदा का विकास होने के कारण अन्य मिट्टियों की अपेक्षा इसमें खनिज विविधता भी अधिक होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार की मृदा पर प्राय गहन कृषि की जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, और जो महान गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देती है। और बांगर हो गया पुराना जलोढ़क, ठीक है ना, जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। इनमें कंकड़ होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं। रेगुर, काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ या पीट। इसका आंसर है काली मृदा। काली मृदा को क्या बोलते हैं, रेगुर, क्योंकि ये ना कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है काली मृदा। महाराष्ट्र में जो ये दक्कन वाला जो पठार है नहीं, यहाँ पे दक्कन का वो है, उसमें ये काली मृदा पाई जाती है। ये हो गया ना महाराज, यहाँ पे काली मृदा, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपास की भी उत्पत्ति होती है, इसी वजह से काली मृदा को रेगुर या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है इनमें स्वतः जुताई हो गई है। वो ना कभी ये स्टेटमेंट भी डाल के दे देगा आपको और बोलेगा कि आपको बताओ ये किस मिट्टी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, किसको रेगुर कहा जाता है, इसमें शुष्क ऋतु, इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वतः जुताई वाला खेत हो गया। तो किस मिट्टी की बात हो रही है, तो याद रखना काली मृदा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है, आपको बताना है। देखो महाराष्ट्र तो मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ी बहुत गुजरात में ही पाई जाती है, लेकिन मुझे इनमें डाउट है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। 1 2 3 आंध्र प्रदेश। पंजाब में नहीं, पंजाब में तो सबको पता है 5 नदियों से बना हुआ मैदान है, तो वहाँ तो जलोढ़ पाई जाती है ज़्यादातर, जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो अगर मैं तीसरा हटा दूँ तो चौथा हटा दूँ, ये हट गया, तो और 1 और 2 तो है ही, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। आंध्र प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। दक्कन का पठार लगभग पूरा आ जाएगा ना ऐसे करके, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा पढ़ लेते हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित हैं। काली मृदा से आपको बताना है कि कौन सी विशेषताएं हैं। काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। इसमें आपको सही बताना है, तो दोनों ही सही है इसका आंसर, ठीक है ना, दोनों ही बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, इसका दूसरा, अच्छा फास्फोरस शायद पाया जाता है, पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पहला बिल्कुल सही है इसमें कि ये तो अभी मैंने आपको बताया कि नमी बना के रखती है ये। दूसरा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या होगा दूसरे में, एक मिनट, हाँ ये रहा। काली मृदा में नमी के धीमे अवशोषण और नमी के धीमे क्षय की विशेषता होती है। इस विशेषता के कारण काली मृदा लंबे समय तक नमी बनाए रही, तो मैंने आपको बता दिया था। और शुष्क ऋतु में ये नमी रहती है, लेकिन वे फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि में इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्वों की कमी होती है। जैव तत्वों की तो कमी होती है, फास्फोरस का मुझे लग रहा था, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की भी इसमें कमी होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चूना,
लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना। ये लौह तो सबको पता होगा ऑब्वियसली, आयरन तो पाया जाता है काली मिट्टी में, है ना। मैग्नीशियम भी पाया जाता है ना। चूना याद रखना, और एल्युमिनियम भी याद रखना, एल्युमिनियम, ठीक है। और जैव तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है, ठीक है। और ह्यूमस, एल्यूमिनियम एवं लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग काला। वो तो सबको पता है कि एल्युमिनियम और ये लोहा की वजह से इसका रंग क्या होता है, लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। ये पूछ सकता है काली मिट्टी काली क्यों होती है, तो ये है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ना कहीं लिख लो आप, नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें लिख लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल मृदा का रंग जो है वो लाल क्यों होता है, उसका कारण आपको बताना है, ठीक है। लाल, अभी काली का रंग बता दिया ना मैंने आपको, तो ये भी ऐसी लाल का भी वो जरूरी है। जैव पदार्थों की अधिकता, फॉस्फोरस की अधिकता, ह्यूमस की कमी या लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति, ठीक है ना। इसलिए इसका रंग लाल होता है। एक बार देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जो लोहे के ऑक्साइड होते हैं मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, याद रखना। यहाँ पे क्या था, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट था, और यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसकी उपस्थिति के कारण यहाँ पे क्या होता है, रंग लाल होता है, लाल मृदा का। मृदा के चैप्टर में आपने अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, सब दे रखा है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, है ना। और ये लेटराइट मिट्टी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, लेटराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। कहाँ, पश्चिमी घाट में, या फिर यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी है यहाँ पे, है ना। क्यों, सबसे ज़्यादा वर्षा चाहिए, लेटराइट मृदा वहीं पे पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लाल मृदा के संबंध में आपको बताना है, लाल मृदा के संबंध में, ठीक है ना। अच्छा, सही बताना है, सत्य बताना है। देख लेते हैं क्वेश्चन पहला। लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, और लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिला है कि लाल मृदा धीरे धीरे पीली हो जाती है। क्यों, क्योंकि जल योजित होने पर। दोनों ही सही है इसका, ठीक है ना। एक बार देख भी लेते हैं, मैं चेक कर लेती हूँ, मुझे अब डाउट, हाँ दोनों ही सही है। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दोमट मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों तथा मध्य गंगा के मैदानों के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। जल योजित होने के कारण लाल मृदा पीली दिखाई पड़ती है। महीन कण वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कण वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट। अच्छा, मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, मैं इनको डायरेक्ट आपको ही करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ऐसा कुछ नहीं है, मैं करा रही हूँ और डायरेक्ट मैं भी आपके साथ ही आंसर देख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं आंसर, मतलब आंसर एक्सप्लेनेशन वगैरह मैं सब यहीं पे पढ़ रही हूँ और आपको समझा भी रही हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना, फ्लो बना रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संबंध में सही। अभी मैंने आपको बताया लेटराइट मृदा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा, तो जैसे यहाँ पे है ना पश्चिमी घाट और उत्तर, मैंने भी आपको बताया था, और बारिश बताया भी था मैंने आपको, इससे पहले वाले चैप्टर बताया था, जलवायु वाले चैप्टर में, है ना। भारी तापमान, भारी बारिश, है ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है, तो गलत स्टेटमेंट को आपको हटाना है, ठीक है ना। यह मृदा उच्च तापमान भारी वर्षा, देखो अभी मैंने आपको बताया उच्च तापमान भारी वर्षा, तो ये तो सही है। यह बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। तीसरा, यह मृदाएं प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अभी मैंने बताया ऊंचे क्षेत्र, तभी तो यहाँ पे भारी बारिश होगी ना। यह मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ हैं। देखो यहाँ ये गलत है, कृषि के लिए ये पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है लेटराइट मृदा, ठीक है, याद रखना। बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बह जाते हैं, पोषण, तो यही इसका गलत है। तो डी इसका गलत है। एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है ना, एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है इन्होंने। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है। देखो मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ ना, जिससे क्या होता है ना, अगर आपने बुक पढ़ी हुई है ना वो, ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है ना, आपका रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की ही लाइन है, ये सारी की सारी, सब कुछ एनसीईआरटी का ही है ये। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका रिवीजन हो रहा है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा ना, रिवीजन तो करना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं कि लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में, अभी मैंने आपको बताया उच्च तापमान और भारी वर्षा लेटराइट के लिए बहुत जरूरी है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन क्रिया के परिणाम से लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ, और ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियाँ हैं।
लेटराइट मृदा में वर्षा के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष बचे रह जाते हैं। केवल कौन बचा रहता है? लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। क्या होता है ना, तापमान जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो जो जीवाणु वगैरह ह्यूमस होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं इसमें, जिसके कारण मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। लोहा ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप कौन सी इसमें अधिकता होती है, देख लीजिए। लोहा ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए मृदाओं में खाद्य और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। ये मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। याद रखना, ठीक है। काजू की खेती के लिए आपको बताना है, काजू की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो क्या होता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद ही समझ जाओ। सबसे ज़्यादा काजू वगैरह कहाँ होते हैं? यहीं होते हैं, है ना, इस साइड होते हैं ना, पश्चिमी घाट साइड, है ना। तो ये अभी मैंने आपको बताया कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पर। चलिए मैं कर लेती हूँ, ऑप्शन दे देते हैं कि काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीट मृदा, लेटराइट मृदा। काली मृदा कपास के लिए, जलोढ़ मृदा, अगर काजू जलोढ़ मृदा में होते तो यहाँ तो पूरे गंगा के मैदान में फिर तो काजू होते। तो इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा। ये कहीं ना कहीं कॉमन सेंस भी आपको लगाना है क्वेश्चंस में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की खेती होती है, जिसके लिए लाल लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। लवणीय मृदाओं में किन खनिज पदार्थों का अनुपात अधिक होता है? लवणीय मृदा, ठीक है ना, जिनमें नमक होता है जिस मृदा में, है ना, उसमें खनिज पदार्थ का अनुपात अधिक होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या तीनों। और इसका आंसर हो जाएगा तीनों। लवणीय मृदा में ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं। लवण मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये अनुर्वर होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है, मतलब कि ये बंजर टाइप होती हैं, ठीक है ना, किसी भी कृषि वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा बताना है आपको, ठीक है। तो लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। देख लेते हैं तीसरा क्या दे रखा है। अच्छा सॉरी, इसमें बस 2 ही स्टेटमेंट दे रखे तो आपको बताने, तो दोनों ही सही हैं वो तो, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक बार पढ़ लेते हैं, दोनों कथन सत्य हैं। लवणीय मृदा शुष्क और अर्धशुष्क जलाक्रांत क्षेत्रों अनूपों में पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवणीय मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? अभी बताया आपको नीचे कि क्यों हो रही है। तो देखो, जिप्सम की बढ़ोतरी से, अति सिंचाई से, अतिचारण से या रासायनिक खादों के उपयोग से। तो इसमें अति सिंचाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अति सिंचाई, ठीक है ना। तो 20 का सही। जो अगर आपने देखा होगा हरित क्रांति जब आई ना कहीं हरित क्रांति, तो उसमें क्या था ना, प्रौद्योगिकी वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा तो बीज वगैरह, है ना, नए बीज लेकर आए, है ना, कीटनाशक, रासायनिक खाद वगैरह, उर्वरक सब कुछ लेकर आए, और अति सिंचाई भी अच्छे से भी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लवणीय मृदा हो रही है, ठीक है ना। तो वो क्यों हो रही है? अति सिंचाई की वजह से। भारत के अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले, देखो इसमें दे रखा है, हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही हैं। पश्चिमी यूपी देख लो, हरियाणा देख लो, है ना। अति सिंचाई शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जम जाता है। याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है कि जो मृदा की लवणता है ना और क्षारीयता, उसकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो रॉक फॉस्फेट, यूरिया, वेजिटेबल कंपोस्ट या जिप्सम। तो इसका आंसर है जिप्सम। जिप्सम का अगर हम उपयोग करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं समस्या को समाधान कर सकता है। पढ़ लेते हैं, मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यह समस्या विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अधिक दिखाई पड़ती है। निम्न में से कौन से क्षेत्र पीट मृदा में क्या होता है ना,
दलदली वाली जो मृदा होती है ना, दलदल, एक तरह से पीठ को दलदली बोलते हैं, सर्वाधिक अनुकूल होता है। निम्न वर्षा युक्त शुष्क क्षेत्र, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, हिमपात वाले पर्वत इन नॉन ऑफ दीज। देखो निम्न, मैंने अभी बोला दलदली वाला क्षेत्र जहाँ पानी भरा हो, तो ऑब्वियसली उसके लिए भारी वर्षा चाहिए होगी और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र होगा, वही होता है पीठ मृदा के विकास के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, अगर आपको पता है ना पीठ दलदली वाला, तो आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली, कॉमन सेंस, ठीक है ना। पीठ मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति का वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती हैं। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग के होते हैं। मैं एक बताना चाहूँगी आपको, है ना, आप रीड दोगे बीपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का, देखो ज़रूर, मतलब ऐसा नहीं है कोई जो टॉपर होगा ना उसको सारे के सारे क्वेश्चन आते हों, ज़रूरी नहीं है। फिर 150 या 100 जो भी जितने भी टोटल, मतलब कोई ऐसा नहीं होता है जिसको टोटल आते हैं। कहीं ना कहीं बाद में जब मान लो अगर 60 आ रही हैं, 70, चलो 80 आ रहे हैं, मान लो 80 आ रहे हैं, 150 में से मान लो 80-90 आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉमन सेंस या फिर एलिमिनेशन मेथड, आपको 2 पता है, 2 में आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव वे में, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अवकर्षण से क्या तात्पर्य है? मृदा अवकर्षण, ठीक है, आपको बताना है अवकर्षण। देखो अगर आप शब्द को समझे ना तो आप कर सकते हैं। मृदा की उर्वरता में ह्रास, मृदा की उर्वरता में वृद्धि, मृदा का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना, या मृदा में ह्यूमस की मात्रा का कम होना। देखो अवकर्षण में तो ये साफ दिख रहा है ह्रास हो रहा है किसी चीज़ का, यानी कि कम हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली अवकर्षण का मतलब मृदा की उर्वरता में ह्रास हो रहा है, ठीक है, पहला हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। मृदा अवकर्षण का तात्पर्य होता है मृदा की उर्वरता में ह्रास होना। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई या परत की मोटाई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृतिक संरचना, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट है मृदा अपरदन। ये मृदा अपरदन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य बताना है आपको, ठीक है ना। मृदा अपरदन के बारे में, पवन और जल मृदा अपरदन के, पवन और जल जो है वो मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक हैं, पहला। दूसरा बोल रहा है कि समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद परत अपरदन होता है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। देखो अपरदन क्या होता है अगर आपने पढ़ा हो ना, जो ये है मिट्टी, मान लो ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है ऊपर की, तो अपरदन का मतलब हो जाए ऊपरी उस स्तर की जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसका हट जाना, ठीक है ना, उसका हट जाना। तो ये तो वो तेज़ बारिश से भी हो सकता है, तेज़ नदी के पानी से भी हो सकता है, हवा से भी होता है अपरदन, ठीक है ना, मृदा अपरदन, ठीक है। और अवनालिका अपरदन क्या होता है? तीव्र ढालों पर होती है, ये जैसे ढाल है, ठीक है। तो अवनालिका अपरदन क्या होता है? एकदम यहाँ पे ढालों पर होती है, ठीक है ना, पहाड़ों में आपने देखा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों बिल्कुल सही है इसका आंसर, मृदा अपरदन, ठीक है। पढ़ लेते हैं। मृदा आवरण का विनाश होता है मृदा अपरदन, जो ऊपरी परत होती है ना उपजाऊ मिट्टी वाले, उसका बह जाना, एक तरह से हट जाना, तो वो कहीं ना कहीं विनाश है वो मृदा का। पवन और जल मृदा अपरदन के 2 शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में होती है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते हुए जल द्वारा अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन 2 रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। यह अपरदन अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है, अधिक उर्वर जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होती है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। चल, उत्खात भूमि बताना है आपको। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? उत्खात भूमि एक तरह से कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ बंजर, मतलब थोड़ी वैसी, है ना। तो ये किसकी वजह से होता है? रिल अपरदन, अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, असफाल अपरदन। तो उत्खात भूमि का होता है अवनालिका अपरदन की वजह से, ठीक है ना। अवनालिका जो तीव्र ढालों पर होती है ना, ऐसे करके तीव्र ढालों पर होती है, उसकी वजह से होता है, तो उसकी वजह से उत्खात भूमि का विकास होता है। तो पढ़ लेते हैं इसका। उत्खात भूमि का विकास अवनालिका अपरदन के कारण इस प्रकार की भूमि को बिहड़ भी कहा जाता है। देखा होगा आपने बिहड़, चंबल वाला, चंबल नदी की द्रोणी में बिहड़ बहुत अधिक विस्तृत है, ठीक है ना।
ये एक मूवी भी है, मैं भूल रही हूँ, एक मूवी है, मनोज वाजपेयी है उसमें, सुशांत सिंह राजपूत हैं उसमें, ये बताया हुआ है बिहार प्रदेश का पूरा दिखाया हुआ है, पूरा बंजर होता है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव बताने हैं आपको। पहला है नदियों की जल प्रवाह क्षमता में कमी, नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आना, मृदा की उर्वरता में कमी। ये आपको दुष्प्रभाव बताने मृदा अपरदन के, ठीक है ना। और ऑप्शन दे रखे हैं तो नहीं दे रखे हैं, तो इसमें तीनों ही आंसर अब बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव भारतीय कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनका जल प्रवाह क्षमता घट जाती है, इससे प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचाती है। मृदा अपरदन के कारण मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है, जिससे कि मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। ठीक है, भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? मृदा अपरदन की समस्या बताना है किससे संबंधित है। वेदिका कृषि से, झूम कृषि से, वन उन्मूलन से और उष्णकटिबंधीय जलवायु से। कौन कौन है ऑप्शन है इसमें? तो देखो इसमें जो है ना, ये क्या बोलते हैं, वन उन्मूलन, ये तो होगा ही होगा। देखो ऑप्शन ही कैसे दे रखे, पेड़ों को अगर तुम काट दोगे, सोचो पेड़ बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा मिट्टी को रोके रखते हैं अपनी जड़ों में। सबसे ज़्यादा पेड़ जो रोकते हैं ना मिट्टियों को, मतलब उसके ऊपरी परत को, तो वो पेड़ों की जो जड़ होती है ना, वही रोक सकते हैं, याद रखना, ठीक है। पेड़ इसीलिए बोला जाता है पेड़ लगाओ। सिर्फ पेड़ आपके ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए, पर्यावरण हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आप भी आपसे एक वो बना लो कि मेरा जब बर्थडे आएगा ना तो मैं एक पेड़ लगाऊंगी या लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे मेन जो होता है वन उन्मूलन, अगर वनों को हटा दोगे ना तो मृदा अपरदन की समस्या होगी। तो ये तो मतलब एक तरह से बहुत ही फेवरेट है एक तरह से मृदा अपरदन का उसकी समस्या की। तो ये एक ही ऑप्शन में है, तो ऑब्वियसली यही होगा। तो दूसरा झूम कृषि है। झूम कृषि क्या होती है ना, ऐसे झूम कृषि होती है। झूम कृषि क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हैं खेत हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले जंगल था, ठीक है, जंगल था, इन्होंने क्या करा, इनको काटा, यहाँ पे जलाया, जंगलों को जला दिया, यहाँ पे खेती करने लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी जगह चले गए जंगल, तो इससे क्या हो रहा है, देखो जंगल कट रहे हैं ना। झूम कृषि यही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, इन दोनों की वजह से सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है। एक बार पढ़ लेते हैं। वन उन्मूलन जो मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है, और ये पौधों की जड़ें मृदा को बांध कर अपरदन को, मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो रोक के रखती हैं मिट्टी को। झूम कृषि के दौरान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए वृक्षों का कटाव, मैंने अभी आपको बताया कटाव किया जाता है या फिर पेड़ों को जलाया जाता है। तो कटाव अगर हम किसी कर रहे हैं पेड़ों का, तो सोचो कितना ज़्यादा मात्रा में अपरदन हो रहा है मिट्टी का। वनों के कटाव से अपरदन की दर में वृद्धि हो जाती है, मिट्टी के पोषक तत्व तो बह जाते हैं। वेदिका कृषि से क्या तात्पर्य होता है? वेदिका उसमें एक ऑप्शन में है, पहाड़ी एवं पर्वतीय पार्श्वों पर कृत्रिम वेदिकाओं में की जाने वाली कृषि, जिसके अंतर्गत एक मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है। मैं आपको बताती हूँ, पहाड़ों में क्या होता है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे खेती की जाती है, यू में, ये पहाड़ है ऐसे करके, मतलब मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ऐसे करके खेती की जाती है। और यहाँ पे मेंढ बनाई जाती है, मेंढ, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है ना, मान लो पानी आ रहा है, ठीक है, मान लो क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, तो अब पानी आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है ना, ये पानी आया, ठीक है, जैसे तो यहाँ पे भी मेंढ है, यहाँ पे भी मेंढ है, तो यहाँ पे पहले पानी इस खेत में जाएगा, फिर वो इधर से धीरे धीरे होकर भी यहाँ बहेगा, फिर यहाँ बहेगा। इससे क्या हो रहा है ना कहीं जो अगर मिट्टी इधर से आ रही है, जो भी उपजाऊ वाली चीज़, हाँ, तो इससे क्या होता है ना कि जो वेदिका कृषि में क्या होता है ना कि मेंढ बनाकर अपरदन को रोका जाता है। देखो क्या हो रहा है, मेंढ बनाकर अपरदन को रोक, क्योंकि जो भी आ रहा है ना, जैसे पानी वर्ष, तो वो यहाँ रुक जा रहा है, फिर वो थोड़ा सा यहाँ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं खेतों में ही आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं अपरदन को रोक रहा है। और वर्षण की कमी को पूरा करने के लिए भी कभी सिंचाई भी की जाती है, ठीक है ना, याद रखना। ये सारी की सारी कृषि, खेती और मृदा से दोनों का दे रखा है इन्होंने चैप्टर, ठीक है, मतलब दोनों मिक्स भी रखे। ऑब्वियसली मृदा होगी तभी कृषि होगी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय मृदा संरक्षण में प्रभावित हो सकते हैं? पहला है ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना, अति चराई को नियंत्रित करना, स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना। अभी मैंने आपको बताया स्थानांतरित झूम कृषि को ही बोलते हैं। झूम कृषि में क्या हो रहा था, वन काटे जा रहे थे, वन जलाए जा रहे थे, फिर दूसरी जगह जा रहे थे ना, इस टाइप। तो ये तीनों ही सही है। अति चराई भी, जो ज़्यादा अगर चढ़ देगी गाय वगैरह, कोई भी चराई होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी वही होगा, है ना, पूरे घास वगैरह खा लेंगे, तो मिट्टी जिन्होंने बांध के रखी है वो अपरदन हो जाएगा। तो संरक्षण में प्रभावी क्या हो सकते हैं, इन सबको नियंत्रित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पढ़ लेते हैं और आंसर हाँ बिल्कुल सही है। मृदा संरक्षण एक विधि है
इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है, मिट्टी को निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में अतिचराई, स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र मृदा अपरदन की चपेट में आ गए हैं। इस कारण से अतिचराई और स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, आवरण फसलें, मिश्रित खेती और शस्य आवर्तन आदि उपचार के कुछ ऐसे कारक हैं, तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए किया जाता है। याद रखना ये सब। देखो हमने क्या मतलब देखा, मृदा चैप्टर आया, मृदा के प्रकार आए, है ना, अपरदन आया, मृदा और उसके परत आए, स्तर आए, परत मृदा संस्तर आया जो परत था A B C क ख ग, है ना, इस टाइप में। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम उपाय कर सकते हैं मृदा को। तो ये सब देखो MCQ में आपका रिवीजन हो रहा है, आपने बुक भी पढ़ी और साथ साथ ये MCQ से रिवीजन भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर आ गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर को हम अगले उसमें करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको, मैंने आपको हर उसमें बोलती हूँ, जो भी आपको सजेशन देना हो आप मुझे दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ से शुरू करेंगे सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत, ठीक है ना। और ये आई थिंक 10th की NCERT आ चुकी है। चलिए थैंक यू सो मच।